Good morning, little students, and I hope you enjoyed your vacations a lot or not. Due to corona, you can't visit your granny's house or grandmother's house, so now it's time to start your study. So let's begin with chapter 3rd of your science textbook. Okay, students? So open it. See, the topic is fiber to fabric, means रेशे से कपड़े तक का सफ़र. अब हम जानेंगे कि आपके जो क्लॉथ्स हैं जो आप पहनते हैं ऑन वेरियस ओकेशंस इन योर होम, in a marriage ceremony, in a birthday party, or any kind of occasions, or the seasonal clothings. Okay, look at the pictures. You can see different kinds of clothes given here. And can you name these fibers of clothes of which these are made? Like the first figure is of a girl wearing a sari, second of a shirt, third of a frock, and fourth of a winter wear. So these all are made from different types of fibers actually. So what is fiber? Fiber means reshe. Okay, so without wasting our time, let's begin with the first topic, basic need of clothes. Okay, if you can't see it clearly, I am zooming a little further. Now you can see it clearly. See students, clothes are one of our basic needs. Why are they so important? Because they protect us from various weather conditions, okay, such as strong sunlight, extreme cold, heat and rain. तो अगर आपसे कोई पूछे कि why are clothes so important, तो आप बताओगे सर it's one of our basic need. Basic need means रोज़ आपको खाना चाहिए, वैसे आपको कपड़े भी चाहिए. ऐसा तो नहीं है ना आप एज के साथ नंगू पंगू घूमेंगे, नो ना. सो न्यूड एंड नेक घूमना एक एज तक ही होता है, वो भी ठीक नहीं होता है. बट इन सम विलेजेस एंड मैनी हाउसेस यू कैन सी इवन इन द सिटी कि कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसे ही रखते हैं. सो लीव दैट टॉपिक एंड लेट्स कम टू आवर ओन टॉपिक इन द बुक. आपको कपड़े इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो बेसिक नीड है, मतलब आपको चाहिए. एज यू ग्रो अप तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एंड डिफरेंट साइजेस आपको पुट ऑन करना होता है. क्यों? क्योंकि वो बेसिक नीड है, ज़रूरी है आपके लिए. लाइक वाइज फूड, शेल्टर, क्लॉथ इज़ ऑल्सो नेसेसरी. तो उसने और भी बताई हैं बातें. कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे स्कॉचिंग सनलाइट. आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप पड़ रही होती है काफ़ी ज़्यादा, और विंटर सीजन में कड़ाके की सर्दी पड़ती है. इसे हम क्या बोलते हैं, लाइक एक्सट्रीम कोल्ड. ऐसे आप रेनी सीज़न मानसून में भी पहनते हैं. तो हम वेरियस सीजन्स में देखते हैं कि हमें कि अलग टाइप के चीज़ों को पहनना पड़ता है इन क्लॉथ्स. सो दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. ये हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं. देख सकते हैं आप कि कई बार होता है ऐसा कि अगर आपने अपने कवर्ड बॉडी, जैसे क्लॉथ्स पहनते हैं ना, ज़्यादातर कवर्ड बॉडी रहती है, इसमें बहुत से लोग पहनते हैं, वो हाफ स्लीव नहीं पहनते हैं, फुल स्लीव पहनते हैं. तो इंसेक्ट बाइट से इससे बचा जा सकता है. मीन्स मान लीजिए आप सो रहे हैं और आपने इस तरह के क्लॉथ्स रात में वेयर किए हैं, पुट ऑन किए हैं, या कहीं पे आप खड़े हैं, आपका ध्यान नहीं है और आसपास कोई प्लांट में स्नेक निकल आया, वैसे स्नेक तो फिर बाइट कर सकता है. तो जो क्लॉथ होता है ना, कई अदर टाइप के इंसेक्ट से आपको बचा सकता है.
बारिश में आने वाले बेड बग, ब्लैक बग, कई टाइप के कीड़े होते हैं। कभी कभार सोते टाइम आपका हाथ इन पर लग जाता है तो वो दब जाते हैं, तो उनके बॉडी से एक लिक्विड रिलीज होता है जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस होता है और एलर्जिकल फॉर स्किन टाइप। ओके, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्लीव्स, फुल स्लीव्स वाले ज़्यादातर क्लॉथ्स पहनने चाहिए, इससे हम बच सकें, क्योंकि क्लॉथ्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये सब चीज़ें क्लॉथ्स में एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, सोख लेने की क्षमता होती है, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। कई टाइप की अदर ब्लिस्टर्स, फफोले वगैरह पड़ जाते हैं, आप देख सकते हैं इन जानवरों की वजह से। तो और किस चीज़ के लिए हम क्लॉथ्स पहनते हैं, हम ऐसा ही नहीं है सिंपल क्लॉथ्स पहनते हैं, हम फैशनेबल भी पहनते हैं अकॉर्डिंग टू ओकेजन, इट्स मैरिज सेरेमनी और बर्थडे पार्टी, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो ये हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ हमें गुड एंड स्मार्ट दिखने में भी मदद करते हैं। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स हर जगह आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान के लोगों का पहनावा अलग है, यूपी का अलग है, लेह लद्दाख मनाली गोवा, इतने नाने कितनी जगह हैं हमारी इंडिया में, सभी का जो प्लेस टू प्लेस क्लॉथ वेयरिंग जो आपकी ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग आज के वेस्टर्न कल्चर जैसे जीन एंड टी शर्ट और जीन एंड शर्ट पहनते हैं, आप देख सकते हैं। तो प्लेस टू प्लेस से वेरी होता रहता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अगर कोई कल्चरल पहनना है क्लॉथ्स तो उसमें भी ये होता है कि अगर वो गर्मियों में पहनने हैं तो आपने देखा होगा अपने दादाजी को जाकर वाइट कुर्ता या फिर धोती पहने हुए होंगे। सो इट इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कल्चर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल भी होता है, एज वेल एज द मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल इन दैट प्लेस। इसके अलावा उन प्लेस पर वो मटेरियल कौन से अवेलेबल है उनके लिए जो एक्सपेंसिव ना हो, चीप हो, तो ऐसे कपड़े भी अकॉर्डिंग टू सीजन हम पहन सकते हैं। तो इट कीप्स अस कोल्ड इन समर एंड सम क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स। ओके, तो अब क्लॉथिंग मतलब शुरू कहाँ से हुई, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या होती है एक्चुअली, रिटन रिकॉर्ड्स उसके अवेलेबल होते हैं या नहीं भी, बट हमें ये पता होता है कि इसका एक एस्टिमेटेड टाइम क्या है जिसमें यह शुरू कब हुआ ऐसा होना, कब से लोगों ने कपड़े पहनना चालू किया। तो अर्ली मैन होते थे ना, उन्हीं को प्रिमिटिव पीपल कहते हैं। प्रिमिटिव पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ, वो नहीं जानते थे कपड़ा कैसे बनाया, उन्हें ये भी नहीं पता था इवन क्लॉथ होता क्या है। तो जैसे जैसे मेंटली वो डेवलप करते गए खुद को फिजिकली, तो उनका माइंड है वो चलने लगा। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि आसपास जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज़ के कई ऐसे प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स ज़्यादा बड़ी होती हैं और कई ग्रासेस लॉन्ग उगती हैं, जैसे वीट है, राइस है, इनकी ग्रासेस ही तो हैं, ये ग्रास फैमिली से होते हैं, तो इनकी ग्रास कितनी लॉन्ग होती हैं। तो इन्हें उन्होंने क्या किया कि अपनी क्लॉथिंग में शामिल कर लिया और फूड के साथ साथ क्लॉथ में भी। तो दे कवर्ड देयर बॉडीज विद द लीव्स एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल, और वो हंटिंग भी करते थे तो डेड एनिमल्स की बॉडी पे जो स्किन होती है उसको वो क्या कर लेते थे, ड्राई करके इन द सन पहन लेते थे। सो इस तरीके से स्किन की बनी हुई क्लॉथ भी वो वेयर करते थे इन विंटर सीजन ज़्यादातर, क्योंकि उस समय क्या होता है ठंड रहती है, तो ह्यूमंस को ठंड लगने की वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है, पर रेयर केसेस में। लेकिन हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, कवर करके रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। सम एविडेंसेस सजेस्ट, कई बार कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इन्होंने मे हैव बिगन वेयरिंग क्लोथ्स एज फॉर बैक एज 1 लाख to 5 years ago, करीब करीब 1 लाख से 5 लाख साल पहले कपड़े पहनना चालू किया होगा। आफ्टर पीपल बेगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, जैसे जैसे लोगों ने फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट करना चालू किया तो वो एग्रीकल्चर में भी आ गए, मीन्स कृषि यानी खेती में। तो वहाँ पे जो उनकी कम्युनिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लोथिंग अपनी चेंज करी। दे स्टार्टेड वीविंग ट्विग्स, जो गुच्छे होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे कपड़े या फिर हम ऊन का गोला ले लें, उसमें से धागा निकाल लें, उसका गुच्छा बना लें, उलझ जाता है कई बार, तो उसे हम ट्विग कहते हैं। तो ये ट्विग को वीव करना उन्होंने चालू किया, यानी बुनना चालू किया, और ग्रासेस को भी बुनना चालू किया इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, बड़ी बड़ी किसमें, लड़ियों में। जो माला की लड़ी आती है ना, आप देखते हैं ना, जैसे उसमें फूल लगे हुए होते हैं, ऐसी लड़ी एक स्ट्रैंड जो होता है वो इनका भी होता है कि घासों को हमने बुन लिया, कुछ ट्विक्स बना लिया उसके वीव करने के बाद, तो इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रैंड्स, लंबे लंबे क्या बन गए, लड़ियाँ बन गई इनसे। स्लोली धीरे धीरे दे बेगन टू वीव, उन्होंने बुनना चालू किया इन स्ट्रैंड्स यानी लड़ियों को, बाय हैंड्स, हाथों से भी,
टू मेक फैब्रिक, फिर आगे चल के उन्होंने इनसे क्या बना लिया, फैब्रिक मीन्स रेशे से बना लिया कपड़ा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। यू कैन सी वेरी वेल, पीपल ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट मेड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। इंडिया और इजिप्ट के लोगों ने कॉटन से अपना क्लॉथ बनाना क्या किया, स्टार्ट किया। तो द चाइनीज़ वर द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड सिल्क। लेकिन इसमें चीन के लोग थे ना, चीन के वासी चाइनीज़ नहीं तो कहते हैं, इन्होंने डिस्कवर कर लिया था तब तक सिल्क यानी रेशम को उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। आप साउथ की मूवीज़ में देखते हैं कि वहाँ के लोग मैरिज सेरेमनीज़ में वाइट कलर के लड़के जो होते हैं वो कपड़े पहने रहते हैं, शर्ट एंड धोती टाइप की, और ऐसी लेडीज़ होती हैं उनकी भी चमकनी ड्रेस होती हैं, वो सिल्क की बनी होती हैं, रेशम की। ओके, ये ज़्यादातर गर्मियों में भी पहने जाते हैं, पर ये अपनी स्किन पे क्या होता है, चुभन होती हैं, और ये ढीले ढाले कपड़े होते हैं, फिटिंग के नहीं होते हैं। तो दे ऑब्टेन्ड सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ लोगों ने सिल्क इन्हें डिस्कवर कर लिया, तो उन्होंने देखा कि सिल्क बनता कैसे है। उसमें सिल्क वॉर्म थी, रेशम का कीट, उससे ही रेशम बना लिया। एंड मेड क्लॉथ फ्रॉम सिल्क, सिल्क उससे मिल गया और सिल्क से ही इन्होंने क्या बना लिया, क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ यानी रेशम का कपड़ा। इन द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ठंडे हिस्सों में, पीपल कवर्ड देमसेल्फ विद द रोप्स मेड ऑफ वूल। लोगों ने खुद को ऊन के बने रोप्स यानी कपड़ों से ढकना चालू कर दिया, जिससे कि गर्मी बनी रहती थी, वो वार्म रहते थे, और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में जो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है उसमें सरवाइव कर पाते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टिचिंग निडल, जैसे जैसे स्टिचिंग निडल यानी सिलने वाली सुई आ गई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ सच एज ब्लाउजेस, शर्ट एक्सेट्रा। लोगों ने ब्लाउज, शर्ट और के अदर टाइप के क्लॉथ्स को इन्हीं फैब्रिक से बनाना चालू कर दिया जो अलग अलग फाइबर से मिले हैं। लेटर, बाद में, मशीन्स वर इन्वेंटेड टू स्पिन, वीव एंड स्टिच क्लॉथ्स। मशीनों का भी क्या किया गया, आविष्कार किया गया। ये क्या करती थी, ये कताई करती थी, भुनाई करती थी और उनकी सिलाई करती थी क्लॉथ्स की। स्पिन मीन्स कताई, वीव मीन्स भुनाई एंड स्टिच मीन्स सिलाई। और इस तरीके से फैब्रिक से बन गया क्लॉथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक फाइबर एंड फैब्रिक। इनमें डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फैब्रिक्स। जो आपके कपड़े हैं ना, स्टिच्ड क्लॉथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप भी जैसे भी टाइप के पहने हुए हो, तो इसमें काफ़ी पतले और लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो धागे यूज़ किए जाते हैं, कई बार उधर जाता है, आप देख सकते हैं कि उसमें एक धागा लटक रहा होता है पैंट या शर्ट के आसपास, तो ये फाइबर है। एक्चुअली वो फाइबर से मिलके बना हुआ है, एक रस्सी की स्ट्रैंड यानी लड़ी होती है जो आपके किस पे मिलती है, आपने देखा होगा पॉलिएस्टर आता है। पॉलिएस्टर मीन्स एक टाइप का क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला थ्रेड। वो आते हैं ना घर पे, रील आती हैं अलग अलग कलर की, जिसमें आपका बटन टूट जाता है, जैसे शर्ट कहीं से फट जाती है वैसी कलर की भी रील आती है। तो वो रील जो होती है एक्चुअली उस पर एक थ्रेड लगा होता है ना, तो वो जो थ्रेड है एक्चुअली वो फाइबर के बना होता है। नेक्स्ट, फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर वोवन टू मेक फैब्रिक। तो लेकिन ये फाइबर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली उसी थोड़े से छोटे धागे के स्ट्रैंड यानी लड़ियाँ होती हैं जो पतली होती है, थिन होती है, इनको भुन लिया जाता है। वोवन मीन्स भुन लेना, टू मेक फैब्रिक। इन फाइबर से हम फैब्रिक बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्क, कॉटन, वेलवेट, सैटिन एंड सो ऑन। इसमें रेशम, आपकी रुई, वेलवेट यानी मखमल का कपड़ा, सैटिन यानी कि जो आपका एक चमकदार जालीदार कपड़ा होता है। ओके, एंड सो ऑन। वॉट आर दीज मेड ऑफ? ये किसके बने होते हैं? एक्चुअली इनमें से सभी में अलग अलग टाइप का फाइबर हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉटन जिससे बनना है उससे सिल्क भी बन जाए, वेलवेट भी बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इन सभी का अलग अलग रहता है सिस्टम। मान लीजिए आपने एक कोई पुरानी शर्ट या कोई कपड़ा पड़ा है जिसका एक टुकड़ा ले लिया है, जैसे, लेकिन वो बनी किसकी होनी चाहिए? कॉटन फैब्रिक की। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड। आपको उसमें कहीं कोई हिस्सा खुला सा जैसे उधर जाता है, आप देख सकते हैं उसमें से धागा निकल जाता है, ऐसा ही एक हिस्सा देखना है उस कटे हुए हिस्से में, या यार्न एक किनारे पर, इसमें मतलब ऊन के गोले में जो धागा आता है इस तरह का उसमें यार्न मिल जाए। अब उसके क्या कीजिए, एजेस यानी कोने पर ढूंढिए, तो आपको मिल जाए तो उसे पुल आउट कर लीजिए, मतलब खींच लीजिए। अगर वहाँ पे कोई लूज़ यार्न नहीं है, खींचने पर अगर आपको लूज़ नहीं मिलता है कोई यार्न, तो आप कह सकते हैं
मतलब आप क्या करेंगे, फिर निडल से कोशिश करेंगे, मतलब आपको निकालना है तो आप उससे सुई से निकालने की कोशिश करिए कुरेद कर, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि एक फैब्रिक जो होता है इस मेड अप ऑफ यार्न्स, ये किसी न किसी टाइप के गोले से बना होता है, जो ऊन का हो सकता है, रुई का हो सकता है। अब इसने कॉटन फैब्रिक बोला है तो किसका यार्न होगा, कॉटन का होगा, यानी रुई का गोला, जो एक साथ अरेंज किए जाते हैं इस तरीके से कि वो फैब्रिक हमें बनकर मिल सके। नेक्स्ट, वॉट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ, लेकिन ये यार्न किसके बने होते हैं, एक्चुअली इनका हिंदी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, गोले होते हैं। गोले मीन्स जैसे आपकी ग्रैनी या फिर आपकी मम्मी अब भी बनाती हो, डोर मैट्स बनाती हो स्पिंडल्स का यूज़ करके, वो दो आती है ना, आपने देखा होगा, वीव करते हैं, ऐसे स्वेटर बनाते हैं, टोपी बनाते हैं उनके गोले के साथ, तो उनका गोला होता है, उससे हम बोलते हैं वूल यार्न। वहीं पर अगर ये चीज़ किसकी हो, रुई की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉटन यार्न। तो ये एज क्लोथ जिसका बना होता है उसी की ही यार्न होती है। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर बाय स्पिनिंग इनटू लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यार्न्स। कई सारे रेशों को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है, मतलब ऐंठा मडोरा जाता है। जैसे आप दिया की बत्ती बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, दोनों हाथों के बीच में ले लेते हैं और फिर वो ट्विस्ट करते हैं आप, जिससे कि उसकी दोनों जो हिस्से हैं वो एक बनकर एक लौ बन जाए ऊपर, जिसे आप जला सकें। तो इसको हम किससे करते हैं, बाय स्पिनिंग, यानी कताई के द्वारा, इनटू लॉन्ग थ्रेड्स, उससे लंबी लंबे क्या बना लेते हैं, धागे, जिन्हें हम कहते हैं यार्न्स, ठीक है। स्पिनिंग से यानी कताई से और क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं मैन इज स्पिनिंग ऑन ए चरखा। तो चरखा जो मशीन है इस पे वो आदमी स्पिन कर रहा है। स्पिनिंग से जो आपने फाइबर लिया है, वो फाइबर जो फैब्रिक बनाएगा उसका काफ़ी हिस्सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में जो यार्न है इसे स्पन किया जाता है ऑन अ स्मॉल स्केल ऑन ए हाउस होल्ड टूल कॉल्ड चरखा। कम स्मॉल स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटी सी कोई स्केल नहीं है, वो वाली जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आती है। एक्चुअली यहाँ स्केल का मतलब है इसे कम क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है हाउस होल्ड टूल, यानी घरेलू तरीके से, जिसे हम चरखा कहते हैं। क्योंकि मशीन जो होती है वो जल्दी काम करती है, सब ज़्यादातर लोग आजकल मशीन पर डिपेंड करते हैं कुछ भी काम हो। तो यूज़ ऑफ चरखा वॉज मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ऐसे थे जिन्होंने चरखा को पॉपुलर बनाया एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्से के तौर पर उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट, आजकल नाउ अडेज स्पिनिंग ऑफ यार्न्स ऑन ए लार्ज स्केल, जो हम यार्न स्पिन करते हैं उसे काफ़ी बड़े पैमाने पर स्पिन करना, मीन्स कताई करना किया जाता है। इस डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, इन्हें कताई मशीनों के द्वारा उपयोग करके ही किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग, उनकी कताई के बाद यार्न्स जो गोले होते हैं आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इनका इस्तेमाल हम करते हैं फैब्रिक्स बनाने में। हमने इससे सीखा बहुत कुछ। नेक्स्ट, यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक क्या है, एक्चुअली वन नेक्स्ट टॉपिक है कि हम यार्न से अब फैब्रिक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या थी कि हम फाइबर्स लेते थे, फाइबर्स को थ्रेड में बदलते हैं और थ्रेड से ही हम क्या बना देते हैं, एक यार्न बना देते हैं। इसी यार्न का यूज़ करके हम फैब्रिक बनाते हैं। अब यार्न से लेके फैब्रिक के बीच की जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं आपको। तो देर आर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस बाय विच यार्न्स आर मेड इनटू फैब्रिक। कई अलग अलग असंख्य क्या हैं, प्रोसेसेस हैं, लेकिन वो निश्चित है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं संख्या में कई सारी प्रोसेस की जाती हैं, प्रक्रिया की जाती है, जिससे हम यार्न्स को क्या बना देते हैं, इनटू फैब्रिक। यार्न्स आर मेड इनटू फैब्रिक। सबसे ज़्यादा दो मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसेस हैं वीविंग एंड निटिंग। वीविंग प्रोसेस क्या है, वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टू मेक ए फैब्रिक। इसमें हम यार्न के दो सेट लेते हैं और उनसे क्या बना देते हैं, फैब्रिक, यानी जो गोला हम लेंगे, जैसा भी लेंगे, कॉटन का यार्न है तो कॉटन लेंगे, वूल है तो वूल लेंगे, तो इन दोनों ही सेट लेंगे यार्न के उस गोले के, उन्हें अरेंज कर देते हैं इस तरीके से कि उससे एक फैब्रिक बन जाए। आप देख सकते हैं वीविंग पैटर्न दो तरीके से, खटिया की बनाई देखी होगी आपने, एक सीधा जगह जा रहा होता है, एक ऊपर से आ रहा होता है ना, मतलब सोया हुआ और सीधा खड़ा हुआ। तो ये वीविंग पैटर्न्स हैं। वीविंग ऑन लूम, ये लूम होती है, एक मशीन होती है, इसे हैंडलूम कहते हैं, एक, ठीक है, हाथों से किया जाता है इसका काम।
इसमें भी हम देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। पहले ऊपर का धागा आता है, फिर नीचे का धागा आता है, फिर ऊपर का धागा आता है, फिर नीचे का धागा आता है। मतलब पैटर्न कुछ इस तरीके से बन जाता है, पहले ऊपर का धागा फिर नीचे का, ठीक है, फिर से ऊपर का धागा आएगा फिर नीचे का। जैसे आप पेन फाइट क्रॉस एंड नॉट्स खेलते टाइम बनाते हैं ना, कुछ इसी तरह से हैश टाइप का। अब ऐसे ऊपर का धागा आएगा, फिर नीचे का धागा आएगा, नीचे का धागा आएगा, इस तरीके से आपका फैब्रिक पैटर्न तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिसमें हम अरेंज करते हैं 2 सेट यार्न के जिससे फैब्रिक बन जाए, इट इज़ डन ऑन लूम्स। इसे लूम्स भी किया जाता है, विच आर हैंड ऑपरेटेड, या तो ये हाथों से चलाए जाते हैं, और पावर ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड होते हैं। एक लूम में, इन ए लूम द क्रॉस वाइज थ्रेड इज अटैच टू ए शटल। इसमें हम क्या करते हैं, एक शटल लगा होता है दोनों किनारों पर, इसमें क्रॉस वाइज थ्रेड, क्रॉस वाइज मैंने बता दिया ना आपको, ऐसे और ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से वीविंग पैटर्न वही होती है, बस डिज़ाइन चेंज होती है। ये अब थोड़ी तिरछी है, ये सीधी आ रही है, जैसे खाट की बुनाई करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इनमें वीविंग पैटर्न जो है क्रॉस वाइज, तिरछा, क्रॉस वाइज, इस तरीके से हम थ्रेड को अटैच करते हैं शटल में, जो मूव करता है थ्रेड को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से। इसमें ये थ्रेड लगाने के बाद लूम में ये क्या करता रहता है, अब थ्रेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता रहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आगे पीछे करने पर जो थ्रेड्स हैं ये प्लेस्ड हो जाते हैं लेंथ वाइज, मतलब लंबे हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ पैटर्न देख सकते हैं, इन्हें खींच खींच के हम लंबा करते जा रहे हैं, खींच खींच के लंबा करते जा रहे हैं। फिर उनकी डिज़ाइन ऐसे जाएगी लेटे हुए तरीके से, फिर क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में, फिर लास्ट में ये आएगा आपका एफ वाला फिगर। तो ये जो लेंथ वाइज यार्न है, यानी सीधी सीधी लंबी यार्न है, इसे हम रैप कहते हैं। और जो क्रॉस वाइज आती है, मतलब लेफ्ट से राइट, जैसे क्रॉस बनना है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस क्रॉस वाइज यार्न को बोलते हैं वेफ्ट। और जो सीधी सीधी आती है उसे बोलते हैं रैप। जो इसकी स्ट्रिप्स यानी धारियाँ होती हैं ऑफ ऑलमोस्ट एनी फ्लेक्सिबल मटेरियल, किसी भी लचीले मटेरियल की, जैसे हम मोड़ सकते हैं, थोड़ा घुमा सकते हैं, उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं, ओके, लचीला। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बुन सकते हैं, कैन बी वोवन बाय दिस मेथड, इस मेथड से, ओके। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है निटिंग, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपको जो जानकारी मिली इससे आप कुछ सीखे ही होंगे। एंड प्लीज़ कीप रीडिंग द बुक, क्योंकि आपकी रीडिंग कैपेसिटी जो होती है वो न्यू वर्ड्स को सीखने की होनी चाहिए, ओके। सो जो टफ वर्ड्स हैं इन्हें आप थोड़ा सोचते रहिए, और साथ ही साथ इनको फाइंड आउट कीजिए डिक्शनरी पर, और खुद भी समझिए कि इनकी मीनिंग्स एक्चुअल होती क्या हैं और इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस आगे बनाना सीखना होगा। लाइक ये वेफ्ट है, इसका मतलब क्या है, भुना हुआ धागा, जिसमें क्रॉस वाइज होता है, जो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ऐसी रैप है, इसमें लेंथ वाइज यार्न है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।